नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक ऐसे नाटक की जिसने 1875 में भारत की आत्मा को जैसे झकझोर कर रख दिया था। नाम है भारत दुर्दशा। ये सिर्फ एक नाटक नहीं बल्कि एक ऐसा शक्तिशाली बयान था जिसने आधुनिक हिंदी थिएटर का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। और नाटक की शुरुआत ही इन जबरदस्त लाइनों से होती है। सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक पूरे देश का दर्द है, एक सामूहिक पुकार है। भारतेंदु हमें सीधा उस दौर की पीड़ा और हताशा के बीच लाकर खड़ा कर देते हैं। चलिए समझते हैं कि ये दर्द इतना गहरा क्यों था। तो ये नाटक सिर्फ कोरी कल्पना नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही गहरे विश्लेषण का नतीजा था। भारतेंदु ने इसे 1875 में लिखा। वो एक ऐसा दौर था जब भारत ब्रिटिश राज में बहुत बड़ी सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल से गुजर रहा था। ये नाटक उस दौर का एक आईना था, जिसमें एक देश का अपनी पहचान के लिए संघर्ष साफ साफ दिखाई देता है। तो आज की हमारी चर्चा में हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि इसे एक राष्ट्र का रुदन क्यों कहा गया। फिर भारत के दुर्दशा के पीछे की वजहों को जानेंगे। हम इसके अनोखे किरदारों की दुनिया में भी चलेंगे। साथ ही भाषा के स्तर पर इसने क्या क्रांति की ये भी देखेंगे। और हाँ, इस सवाल का जवाब भी ढूंढेंगे कि क्या ये वाकई एक दुखद नाटक है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, ये आज भी हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके सबसे दमदार पहलू की। कैसे भारत दुर्दशा सिर्फ एक प्ले नहीं बल्कि एक पूरे देश की चीख थी, एक बहुत ही साहसी राजनीतिक ऐलान। देखिए, ये कोई आम नाटक नहीं था। इसे हिंदी साहित्य का पहला पॉलिटिकल प्ले माना जाता है। इसका मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं था, बल्कि एक तरह से देश की बीमारी का पता लगाना था। ये समझना था कि आखिर ब्रिटिश राज के असर में भारत इतना कमजोर क्यों हो गया था, और इस सच्चाई को बिना डरे स्टेज पर लाना था। तो सवाल ये है कि भारतेंदु के हिसाब से भारत की इस बुरी हालत का जिम्मेदार कौन था। चलिए उनके एनालिसिस को थोड़ा और समझते हैं। और यहीं पर भारतेंदु का जीनियस देखने को मिलता है। उन्होंने सिर्फ अंग्रेजों को दोष नहीं दिया। हाँ, उन्होंने ब्रिटिश राज और आर्थिक शोषण जैसी बाहरी वजहों को तो गिनाया ही, लेकिन उतनी ही हिम्मत से उन्होंने आईना हमें भी दिखाया। उन्होंने हमारी अपनी सामाजिक बुराइयों जैसे रोग, आलस्य, आपसी फूट और अंधविश्वास को भी भारत के पतन के लिए बराबर का जिम्मेदार माना। ये एक बहुत ही बैलेंस्ड और साहसी नजरिया था। ये एक लाइन उस समय की सबसे बड़ी आर्थिक समस्या पर सीधी चोट करती है। ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो जटिल थ्योरी थी, उसे भारतेंदु ने इस एक सीधी दर्द भरी लाइन में समेट दिया। मतलब भारत की सारी दौलत, मेहनत की कमाई, सब कुछ बहकर विदेश यानी इंग्लैंड जा रहा था, जिससे भारत और गरीब हो रहा था। चलिए अब बात करते हैं नाटक के सबसे अनोखे हिस्से की। वो हैं इसके कैरेक्टर्स, जो असल में इंसान नहीं बल्कि आइडियाज हैं। तो मिलिए इस कहानी के मेन विलेन से, दुर्दैव यानी बुरा वक्त या दुर्भाग्य। ये कोई इंसान नहीं है बल्कि वो ताकत है जो भारत को बर्बाद करने की पूरी साजिश रचता है। एक सोच को एक जीता जागता किरदार बना देना, ये भारतेंदु की कला का कमाल था। और हाँ, दुर्दैव अकेला काम नहीं करता। उसकी एक पूरी फौज है जिसमें रोग, आलस्य और अंधकार जैसे किरदार शामिल हैं। रोग देश को शरीर से कमजोर करता है, आलस्य कुछ करने की इच्छा ही खत्म कर देता है, और अंधकार यानी अज्ञानता देश को आगे बढ़ने ही नहीं देता। ये सब मिलकर भारत को हर तरफ से घेर लेते हैं। किरदारों और कहानी के अलावा भारत दुर्दशा ने एक और क्रांति की, और वो थी भाषा की क्रांति। आइए देखते हैं कि कैसे इस नाटक ने आज की हिंदी को बनाने में एक बड़ा रोल निभाया। समझिए, उस दौर में ज्यादातर साहित्य ब्रज भाषा में लिखा जाता था, जिसे विद्वान तो समझते थे पर आम लोग नहीं। भारतेंदु ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने जानबूझकर खड़ी बोली यानी आम बोलचाल की हिंदी का इस्तेमाल किया। ये क्रांतिकारी फैसला था जिसने साहित्य के दरवाजे आम जनता के लिए खोल दिए। अब एक जरूरी सवाल पर आते हैं जिसको लेकर काफी बहस होती है। क्या भारत दुर्दशा एक निराशावादी और दुखांत नाटक है? तो क्या भारत दुर्दशा एक निराशावादी, एक पेसिमिस्टिक प्ले है, क्योंकि इसका अंत तो वाकई में काफी दुखद है? तो क्या भारतेंदु का मकसद सिर्फ निराशा फैलाना था? इसको समझने के लिए अगर हम इसकी तुलना वेस्टर्न ट्रेजेडी से करें तो एक बड़ा फर्क नजर आता है। वहां हीरो कोई एक बड़ा इंसान होता है जो अपनी किसी गलती की वजह से गिरता है, लेकिन यहां हीरो कौन है?
कोई राजा महाराजा नहीं, बल्कि पूरा का पूरा भारत। और सबसे बड़ी बात, अंत में हीरो की मौत नहीं होती, बल्कि दर्शकों को जगाने की एक जोरदार कोशिश होती है। तो मतलब साफ है, नाटक का दुखद अंत लोगों में निराशा भरने के लिए नहीं था। ये एक तरह का शॉक ट्रीटमेंट था, ताकि लोग अपने आरामदायक नींद से जागें, देश की हालत देखें, बेचैन हों और फिर कुछ करने के लिए खड़े हों। और अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। ठीक है, नाटक पुराना है, लेकिन आज हमारे लिए ये क्यों जरूरी है? इसकी क्या अहमियत है? देखिए, इसकी विरासत बहुत बड़ी है। इसने हिंदी में पॉलिटिकल ड्रामा की नींव रखी, खड़ी बोली को आम बनाया। इसने उपनिवेशवाद का एक गहरा विश्लेषण किया और समाज को आईना दिखाकर सुधार की बात की। और इसने आने वाले कई राष्ट्रवादी लेखकों और विचारकों को प्रेरणा दी। तो अंत में नाटक का जो असल मैसेज है वो निराशा का नहीं है, वो है जागने का। ये जो आवाज़ है, जागो जागो रे भाई, ये आज भी उतनी ही ज़रूरी है जो हमें हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाती है। और यहीं पर ये नाटक हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जिन समस्याओं को भारतेंदु ने लगभग 150 साल पहले देखा था, समाज में बंटवारा, आम लोगों में उदासीनता, शोषण के अलग अलग तरीके, क्या वो समस्याएं आज सच में खत्म हो गई हैं, या फिर उन्होंने बस अपना रूप बदल लिया है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर आज भी खोजना है। जिंदगी में कभी कभी एक फैसला, सिर्फ एक चुनाव, सब कुछ बदल के रख देता है। आज हम मोहन राकेश के कालजयी नाटक आषाढ़ का एक दिन की दुनिया में उतरेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो ठीक इसी एक चुनाव और उसकी चुकाई गई भारी कीमत के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाटक की नायिका मल्लिका की ये एक लाइन, यही इस कहानी की आत्मा है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक टूटे हुए दिल की आवाज है जो पूछ रही है कि क्या मेरी जिंदगी, मेरा प्यार सच में कभी मेरा था भी, या सब कुछ बस उधार का था। और यहीं से हम कहानी के दर्द और उसकी गहराई में उतरना शुरू करते हैं। तो आज हम इस पूरी कहानी को 6 अलग अलग हिस्सों में समझेंगे। पहले तो ये कि इसे एक मास्टरपीस क्यों कहते हैं, फिर उस कलाकार की दुविधा को देखेंगे, मल्लिका के उस कभी न खत्म होने वाले इंतजार को महसूस करेंगे, और शहर बनाम गांव की लड़ाई के पीछे छिपे मतलब को खोजेंगे, और आखिर में इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि आखिर ये नाटक आज भी इतना रेलेवेंट क्यों है। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। ये समझते हैं कि आषाढ़ का एक दिन सिर्फ एक नाटक भर नहीं है, बल्कि इसे मॉडर्न इंडियन थिएटर का एक, कह सकते हैं, एक लैंडमार्क क्यों माना जाता है। देखिए, इस नाटक की सबसे कमाल की बात है इसकी सेटिंग। कहानी है पुराने जमाने के महान कवि कालिदास की, पर लिखी गई है 1958 में। मोहन राकेश ने कितनी खूबसूरती से इतिहास को एक आईना बना दिया, जिसमें आज के इंसान की उलझनें, उसका अकेलापन, उसकी कश्मकश, सब कुछ साफ नजर आता है। और शायद यही वजह है कि ये कहानी आज भी इतनी अपनी सी लगती है। अब आते हैं नाटक के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो कश्मकश जो इस कहानी की जान है, एक आर्टिस्ट की दुविधा। सवाल बहुत सीधा सा है पर उतना ही मुश्किल। कालिदास के सामने एक चॉइस है। एक तरफ है उसका सुकून, उसका गांव, उसकी प्रेरणा, उसकी मल्लिका, और दूसरी तरफ उज्जैनी का राज दरबार, नाम, शोहरत, ताकत। सवाल ये नहीं है कि वो क्या चुनेगा, असली सवाल तो ये है कि उस चुनाव की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। ये दो रास्ते मानो दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ गांव, जहां सुकून है, मल्लिका का प्यार है, और सबसे बढ़कर अपनी कला को आज़ादी से जीने का मौका। और दूसरी तरफ शहर, हाँ, वहां शोहरत है, पद है, लेकिन साथ में है समझौते और जिम्मेदारियों का बोझ। ये असल में ऑथेंटिसिटी और एम्बिशन के बीच की एक सीधी लड़ाई है। कालिदास का ये सवाल, इसमें उसका पूरा दर्द सिमटाया है। उसके लिए गांव छोड़ना सिर्फ एक जगह छोड़ना नहीं है, ये तो अपनी प्रेरणा, अपनी पहचान, अपनी मल्लिका को छोड़ने जैसा है। मतलब अपनी आत्मा का ही एक टुकड़ा पीछे छोड़कर जाना। और यही दर्द, यही कश्मकश इस चुनाव को इतना मुश्किल, इतना नामुमकिन बना देती है। तो कालिदास तो अपना फैसला लेकर चला जाता है, लेकिन उस फैसले की असली कीमत कौन चुकाता है? अब आते हैं कहानी के सबसे दर्दनाक पहलू पर, मल्लिका का इंतजार। ये एक सवाल, बस एक सवाल, मल्लिका की पूरी ट्रेजेडी को सामने रख देता है। सोचिए जरा, वो औरत जिसने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी किसी एक इंसान के नाम कर दी, उसके चले जाने के बाद वो क्या करे? उसकी जिंदगी का मतलब ही क्या बचा? मल्लिका की पूरी कहानी असल में इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने की दर्दनाक कोशिश है। और नतीजा बहुत दर्दनाक। मल्लिका की अपनी पहचान जैसे कहीं गुम हो जाती है।
वो जीना ही भूल जाती है, बस इंतजार करती है। उसकी पूरी जिंदगी कालिदास के वापस आने की एक लंबी, खामोश और कभी न खत्म होने वाली उम्मीद बनकर रह जाती है। पर ये लड़ाई सिर्फ कालिदास और मल्लिका के बीच की नहीं है। नहीं, ये दो अलग अलग दुनियाओं की भी लड़ाई है, शहर और गांव। चलिए इस टकराव को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक तरफ है गांव, जो प्रतीक है प्रकृति का, प्रेम का, सहजता का, जहां इंसान इंसान रहता है। और दूसरी तरफ है शहर, राजनीति, महत्वाकांक्षा, बनावट की दुनिया। एक ऐसी दुनिया जो इंसान को उसकी जड़ों से ही उखाड़ फेंकती है। तो कालिदास का गांव से शहर जाना, वो असल में अपनी असली पहचान से दूर जाने का एक सफर है। और देखिए, जब सालों बाद कालिदास लौटा है ना, तो उसकी बातों में शहर का असर साफ नजर आता है। कामयाबी, हाँ वो तो मिली, लेकिन किस कीमत पर? खुद को खोकर। वो खुद कहता है, मैं हर क्षण मैं टूटा हूं। शहर ने उसे वो बनने नहीं दिया जो वो बन सकता था, बल्कि उससे वो भी छीन लिया जो वो असल में था। तो ये कहानी सिर्फ प्यार और एम्बिशन की नहीं है, इसके अंदर एक बहुत गहरी फिलॉसफी छिपी है। चलिए अब उसमें उतरते हैं और समझते हैं कि ये एक एग्जिस्टेंशियल ट्रेजेडी क्यों है। ये नाटक हमें एक फिलॉसफी से मिलवाता है, जिसे कहते हैं एब्सर्डिज्म या विसंगतिवाद। इसका मतलब बड़ा सिंपल है। हम सब इंसान अपनी जिंदगी में कोई मतलब ढूंढते हैं, खुशी ढूंढते हैं, पर ये दुनिया, ये यूनिवर्स, इसे हमारी ख्वाहिशों से कोई लेना देना नहीं है। वो बिल्कुल चुप है। तो किरदारों के फैसले और फिर जो उनके साथ होता है, उसके बीच का जो ये गैप है ना, यही एक बेतुकी, एक अब्सर्ड सिचुएशन बना देता है। और देखिए, इस नाटक का जो एनालिसिस है, वो भी इसे सीधे सीधे इन्हीं एग्जिस्टेंशियल आइडियाज से जोड़ता है। ये दिखाता है कि कैसे किरदारों के पास फैसले लेने की आज़ादी तो है, पूरी आज़ादी, लेकिन उन फैसलों का अंत क्या होता है? अकेलापन और खालीपन। और सच कहूं तो यही इस नाटक की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। कालिदास हो या मल्लिका, दोनों में से किसी को भी वो नहीं मिला जो वो सच में चाहते थे, बल्कि उनके फैसलों ने तो उन्हें खुद से ही और दूर कर दिया। न तो पूरी कामयाबी हाथ लगी, न ही मोहब्बत। मिला तो क्या? बस एक गहरा, बहुत गहरा खालीपन, एक अकेलापन। वो अपनी जिंदगी में अजनबी बनकर रह गए। तो अब आखिरी सवाल कि आखिर इस नाटक में ऐसा क्या खास है कि आज इतने सालों बाद भी ये लोगों को अपनी तरफ खींचता है? चलिए इसकी वजह तलाशते हैं। क्यों एक पुराने जमाने के कवि की कहानी जो 60 साल पहले लिखी गई थी, आज भी इतनी रेलेवेंट लगती है? क्यों मोहन राकेश के लिखे शब्द आज भी सीधे दिल पर असर करते हैं? इसका जवाब उन चीजों में छिपा है जो वक्त के साथ कभी नहीं बदलती। इसकी वजह कई हैं। एक, ये प्यार और एम्बिशन की वो लड़ाई है जो शायद हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी लड़ते हैं। दो, ये इंसानी इमोशंस को इतनी गहराई से, इतने रियल तरीके से दिखाता है। तीन, ये आज के ज़माने के उस अकेलेपन को पकड़ता है जब हम खुद से ही अजनबी महसूस करते हैं। फिर इसकी भाषा, इसके डायलॉग्स में एक जादू है, एक ताकत है। और सबसे बड़ी बात, ये वो शाश्वत सवाल पूछता है कि हम असल में कौन हैं और हमें क्या होना चाहिए, इसके बीच की लड़ाई। और आखिर में कालिदास के ये शब्द नहीं हैं, ये पूरी कहानी का निचोड़ हैं। वक्त और फैसले, ये दो ऐसी चीजें हैं जो कभी वापस नहीं ली जा सकती। कोई अतीत में लौटने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन ना तो वो खुद वैसा रहता है और ना ही वो दुनिया वैसी रहती है। और यही दर्दनाक एहसास कि जिंदगी में कुछ चीजें हमेशा के लिए खो जाती हैं, आषाढ़ का एक दिन को एक ऐसा अनुभव बनाता है जिसे भूलना नामुमकिन है। नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है कि किसी देश की कहानी को समझना हो तो उसके इतिहास की किताबों से ज्यादा उसके मंच पर, उसके नाटकों में झांकना पड़ता है। आज हम हिंदी रंगमंच के दो ऐसे ही नाटकों के जरिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को समझेंगे। ये दो बिल्कुल अलग अलग नाटक हैं जो एक ही राष्ट्र की आत्मा की दो अलग अलग तस्वीरें हमारे सामने रखते हैं। अब जरा सोचिए, एक नाटक क्या होता है? सिर्फ मनोरंजन नहीं, उससे कहीं बढ़कर ये एक आईना हो सकता है जो समाज को उसकी असलियत दिखाए, या फिर एक मशाल जो आने वाले कल का रास्ता रोशन करे। और यही सवाल हमें आज की इस चर्चा के केंद्र में ले जाता है कि आखिर कला क्रांति का हथियार और एक राष्ट्र को बनाने का औजार कैसे बन सकती है। तो आज हमारे सामने हैं दो कमाल की रचनाएं। एक तरफ है 1875 में लिखा गया भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत दुर्दशा, जो उस समय के दर्द को, उस पीड़ा को सीधी आवाज देता है।
और फिर लगभग 50 साल बाद 1928 में आता है जयशंकर प्रसाद का स्कंदगुप्त, जो प्रेरणा लेने के लिए भारत के गौरवशाली अतीत में हमें ले जाता है। और हाँ, हम जो भी बात करेंगे वो इन नाटकों पर हुए गहरे साहित्यिक अध्ययन पर आधारित है, जैसा कि इन अंशों में देखा जा सकता है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन नाटकों की बनावट, इनके पात्र और इनका संदेश अपने अपने वक्त की देन थे और उन्होंने भविष्य को एक नई दिशा कैसे दी। तो हमारा ये सफ़र कैसा रहेगा, हम 4 हिस्सों में से समझेंगे। सबसे पहले हम दोनों नाटकों के परिवेश यानी कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे, फिर उनके संदेश को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद उनकी बनावट यानी क्राफ्ट पर बात होगी, और सबसे आखिर में हम उनकी साहित्यिक विरासत पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव पे चलते हैं, यानी कॉन्टेक्स्ट। कहते हैं ना, हर कला अपने समय का आईना होती है। भारतेंदु और प्रसाद, ये दोनों ही नाटककार दो बिल्कुल अलग अलग दौर के भारत को देख रहे थे और उसी की तस्वीर अपने नाटकों के जरिए बना रहे थे। देखिए, 1875 का दौर, ये वो समय था जब 1857 की क्रांति की यादें अभी ताज़ा थीं और ब्रिटिश हुकूमत की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। उस वक्त राष्ट्रवाद की एक संगठित भावना बस बनी रही थी। तो भारतेंदु का नाटक ब्रिटिश राज के शोषण पर एक सीधी और तीखी चोट थी। लेकिन 1928 तक आते आते पूरी पिक्चर ही बदल गई थी। कांग्रेस एक बड़ी ताकत बन चुकी थी और गांधी जी के नेतृत्व में आज़ादी का आंदोलन जोरों पर था। अब सवाल सिर्फ राजनीतिक आज़ादी का नहीं था, सवाल यह भी था कि जो आज़ाद भारत बनेगा उसकी सांस्कृतिक और नैतिक पहचान क्या होगी। और ये जो वक्त का फर्क है ना, वो इनके सब्जेक्ट्स में साफ साफ दिखता है। भारतेंदु का कैनवस है उस समय के भारत की कड़वी सच्चाई, गरीबी, बीमारी और गुलामी। वहीं प्रसाद अपने कैनवस के लिए इतिहास में बहुत पीछे चले जाते हैं, गुप्त साम्राज्य के उस सुनहरे दौर में जब भारत सांस्कृतिक और राजनीतिक तौर पर अपनी बुलंदियों पर था। भारतेंदु की एक बहुत ही कमाल की टेक्निक थी। उन्होंने अपनी बात कहने के लिए असल इंसानों की जगह काल्पनिक और सिंबॉलिक कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने रोग, आलस्य, मदिरा जैसे पात्र बनाए, ये दिखाने के लिए कि भारत को सिर्फ बाहरी दुश्मनी नहीं बल्कि उसकी अपनी अंदरूनी कमजोरियां भी खोखला कर रही थीं। ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका था अपनी बात कहने का। वहीं दूसरी तरफ प्रसाद का मकसद एकदम अलग था। वो इतिहास को एक औजार की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। उनका मकसद था कि अतीत के गौरव को दिखाकर वो उस समय के भारतीयों के अंदर आत्मविश्वास और गर्व की भावना जगा सकें, ताकि वो एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए प्रेरित हों। चलिए अब दूसरे पड़ाव पे चलते हैं, संदेश। अगर परिवेश हमें बताता है कि नाटक कब और कहां लिखा गया, तो संदेश बताता है कि वो क्यों लिखा गया। आखिर ये नाटककार अपने दर्शकों से कहना क्या चाहते थे, वो उनसे क्या करवाना चाहते थे। यहाँ इरादे बिल्कुल अलग हैं। भारतेंदु का नाटक एक अलार्म की तरह है, एक चीख है। वो सोई हुई जनता को झिंझोड़कर जगाना चाहते थे। वहीं प्रसाद का नाटक एक गहरी फिलॉसफी की क्लास जैसा है। वो राष्ट्रवाद, कर्तव्य और बलिदान जैसे मुश्किल आइडियाज को खंगालता है, जिसका मकसद है कि दर्शक सोचें और गर्व महसूस करें। जब हम भारतेंदु के नाटक को देखते हैं तो उनकी चिंताएं एकदम सीधी और साफ थी। वो बात करते हैं अंग्रेजों द्वारा की जा रही आर्थिक लूट की, समाज में फैली कुरीतियों की और इस बात की कि लोगों ने अपना आत्मसम्मान खो दिया है। उनका संदेश बहुत क्लियर है, उठो, जागो और कुछ करो। और अगर हम प्रसाद की बात करें तो उनके विषय ज्यादा फिलॉसफिकल थे। राष्ट्रीय गौरव क्या है, देश के लिए खुद को बलिदान कर देना, एक आदर्श लीडर कैसा होना चाहिए, एक देश किन उसूलों पर खड़ा होता है, ये प्रसाद के सवाल थे। वो सिर्फ आज़ादी नहीं बल्कि एक आदर्श राष्ट्र की नींव के बारे में सोच रहे थे। अब आते हैं हमारे तीसरे और शायद सबसे ज्यादा दिलचस्प पड़ाव पर, शिल्प। मतलब इन नाटकों को बनाया कैसे गया, इनकी भाषा कैसी थी, इनके पात्र कैसे थे। क्योंकि कोई नाटक कैसे लिखा जाता है, इससे ये भी पता चलता है कि वो किसके लिए लिखा गया है। ये टेबल कह सकते हैं पूरी कहानी बयां कर देती है। भाषा को देखिए, भारतेंदु ने एकदम सरल, आम बोलचाल वाली खड़ी बोली इस्तेमाल की ताकि उनकी बात हर आम इंसान तक पहुंच सके। वहीं प्रसाद की भाषा काव्यात्मक और संस्कृत से भरी हुई थी, जो साफ तौर पर पढ़े लिखे तबके के लिए थी। फिर आते हैं कैरेक्टर्स पर। भारतेंदु के पात्र सीधे सरल प्रतीक थे, जैसे रोग और आलस्य, जबकि प्रसाद के पात्र असली ऐतिहासिक इंसान थे जिनकी अपनी जटिल साइकोलॉजी थी। और आखिर में स्टेज पर खेलने के लिहाज से भारतेंदु का नाटक बहुत सरल था, आसानी से कहीं भी खेला जा सकता था। उनका लक्ष्य था ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना। वहीं प्रसाद का नाटक इतना बड़ा और जटिल था कि उसे स्टेज पर उतारना लगभग नामुमकिन था। वो पढ़ने के लिए ज्यादा था, खेलने के लिए कम। तो अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं,
साहित्यिक विरासत। सवाल ये उठता है कि जब ये दोनों नाटक इतने अलग थे, तो फिर ये हिंदी साहित्य के मील के पत्थर क्यों बन गए हैं? क्यों आज भी हम इन पर बात कर रहे हैं? इसका जवाब ये है कि ये दोनों मिलकर एक कहानी को पूरा करते हैं। ये कहानी है राष्ट्रवादी सोच के विकास की। भारतेंदु ने पहला और सबसे जरूरी काम किया। उन्होंने समस्या को पहचाना, उस पर उंगली रखी। उन्होंने कहा, देखो, हम गुलाम हैं और हमारी हालत बहुत खराब है। इसके बाद प्रसाद ने अगला कदम उठाया। उन्होंने पूछा, ठीक है, हम आज़ाद होना चाहते हैं, लेकिन हम देश कैसा बनाना चाहते हैं? और इस सवाल का जवाब उन्होंने इतिहास से एक आदर्श बनाकर दिया। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये दोनों नाटक सिर्फ दो साहित्यिक रचनाएं नहीं हैं। ये स्वतंत्रता संग्राम की सोच की यात्रा के दो अहम पड़ाव हैं। एक पड़ाव जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने से शुरू होता है, और दूसरा पड़ाव जो एक आज़ाद देश कैसा होना चाहिए इस विचार को गढ़ने की कोशिश पर ख़त्म होता है। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या भारतेंदु और प्रसाद जैसे लेखक सिर्फ वही लिख रहे थे जो समाज में हो रहा था, या फिर अपने लेखन के जरिए वो खुद समाज को एक नई दिशा दे रहे थे? साहित्य सिर्फ आईना ही नहीं होता, वो एक हथौड़ा भी होता है जिससे भविष्य को गढ़ा जाता है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।